नमस्कार साथियों, बिहार दरोगा 2023 के लिए एडिटोरिया बुक का वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। 1275 पद के लिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन भी करेंगे, साथ साथ करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग से पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए? तो इसमें टीम थे लगभग 5 और टोटल मैच खेले गए हैं वो 22 खेले गए हैं। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2023 में निम्नलिखित में किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं? तो पहले देख लेते हैं हुआ है कौन कौन स्टेट में। तो हुआ है फरवरी में देश के कुल 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराया गया, जिसमें है त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय। इस तरह से नहीं हुए हैं चुनाव, वो हुए हैं मणिपुर में नहीं हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो बिहार में हर एक 15 फरवरी को शहीद दिवस रूप में मनाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल हो जाएगा। केरल मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य है, जो कि पूरा विश्व में अगर देखा जाए तो भारत मसाला उत्पादन में अग्रणी है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की निगरानी हेतु नाम इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का परीक्षण कब तक किया जाएगा? तो निसार का परीक्षण किया जाएगा 2024 तक के। इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? श्री अन्न सम्मेलन को ही वैश्विक मिलेट्स भी कहा जाता है। तो इसका आयोजन नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मथुआ महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो मथुआ महोत्सव का आयोजन पश्चिम बंगाल से संबंधित है, पश्चिम बंगाल में किया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 7वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधित्व ने भाग लिया है? तो ये भाग लिया है टोटल 70 देश ने भाग लिया है। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह 17वां संस्करण था, जो कि इसमें 70 देश शामिल हुए लगभग, और 3500 से अधिक लोगों ने भाग लिया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाटू नाटू को दिया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मिस यूनिवर्स का आयोजन अमेरिका में किया गया है। इस तरह से ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन अमेरिका के न्यू ऑरलियंसन शहर में किया गया है। 2022 में मिस यूनिवर्स का खिताब बारबोनी गैब्रियल ने जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट का तैनात किया गया है। किन्हें तैनात किया गया है? तो वो हैं तैनात, जिनको किया गया है वो हैं शिवा चौहान। शिवा चौहान को सियाचिन में तैनाती हुई है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशियाई मास्टर्स बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जीते हैं वो हैं जोतान क्रिस्टी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय क्या था? तो 2023 का जो विषय था वो था डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है? तो ये संबंधित है भगवान कृष्ण से, नहीं सॉरी, भगवान शिव से संबंधित है। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
तो जो 2023 का जो क्वाड शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फोर्थ क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया ने किया जाएगा और 2022 में इसका आयोजन जापान में किया गया था। क्वाड में 4 सदस्य हैं, 4 कंट्री सदस्य हैं। पहला है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया है वो है अहमदाबाद। अहमदाबाद। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दे दी है? तो एयर इंडिया ने मंजूरी दे दिया है विस्तारा के साथ में मिलर को। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो अंडर 19 जो है, अंडर 19 वर्ल्ड कप, उसका आयोजन श्रीलंका में किया जाएगा। अंडर 19 का मेजबानी 2024 में श्रीलंका द्वारा किया जाएगा, जबकि 2026 में इसका आयोजन जिम्बाब्वे एवं नामीबिया द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है? वो 2023 में पूछ रहा है। तो 2023 में रहा है 136 देश के समूह में 126वां स्थान पर रहा, जो कि काफ़ी खराब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 32वें व्यास सम्मान 2023 के किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है ज्ञानी चतुर्वेदी के। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास पागलखाना के लिए दिया गया है। इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पाक जलडमरू मद को तेजी से तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इनका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सपना रमेश सेलार। इस तरह से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया गया? तो जो प्रदान किया गया है वो है द्रोणाचार्य, INS द्रोणाचार्य को दिया गया है, जो कि 16 मार्च 2023 को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? तो ये किया जाएगा राजस्थान के शहर जयपुर में। भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला राजस्थान के शहर जयपुर में स्थापित किया जाएगा। चलिए इस तरह से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेथेनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया है। इस तरह से इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 15 मार्च 2023 को महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध था समाज सेवी से, समाज सेवक थे ये एक तरह से, और इन्होंने एक संगठन भी बनाया था महिलाओं को अधिक रोजगार देने के उद्देश्य से। इन्होंने स्वयं श्री महिला सेवा संघ की स्थापना की थी। चलिए इस तरह से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है? तो भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है, दूसरा है जो गोदावरी बेसिन हो गया, और पहला जो है गंगा बेसिन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो दर्रा है वो है नाथुला दर्रा। ये स्थित कहाँ है इसको देख लेते हैं। स्थित है सिक्किम में। इसकी ऊंचाई लगभग 4328 किमी है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है केसर मिश्रित है। तो केसर जो है से कि केसर फूल के स्त्री भाग से प्राप्त होता है जो बीज बनाने वाला भाग है। इस प्रकार केसर बीज तथा कलियों का मिश्रण है। इस तरह से इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मिकिर की पहाड़ी स्थित है। तो मिकिर की पहाड़ी जो स्थित है वो है असम में है। इस तरह से ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा।
मीरी मिसमी डाफला अब वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि पहाड़ियाँ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो चिपको आंदोलन जो शुरू हुआ था वो था 1970 ईस्वी में हुआ था। चिपको आंदोलन एक पर्यावरणीय आंदोलन था जो उत्तराखंड से शुरू हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने 1970 में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है? तो जो पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है वो है औद्योगिक प्रबंधन, जबकि वन रोपण, जल संबंधन, वन्य जीव सुरक्षा, इन सभी का संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है? तो जो कि स्थल रुद्ध है वो हो जाएगा इसका सही उत्तर हंगरी। इस तरह से इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। हंगरी एक यूरोपीय देश है जो पूरी तरह स्थल रुद्ध है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसका है? जो कि यह कथन है ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा, थॉर्नवेट का है यह कथन। ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने वर्षा और प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो जो कि आरंभ की गई थी 1892 में की गई थी। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 1892। इसी समय अधिकार दिया गया था भारतीयों के पास कि बजट पर बहस कर सकेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो जो कि पहले जो घटना घटी थी वो थी इलाहाबाद की संधि। पहले थी इलाहाबाद की संधि। देख लेते हैं और सभी कब कब जो घटना घटी है ये सब। तो इलाहाबाद की संधि घटी थी 1765 में। और मराठा आंग्ल युद्ध जो था, इसका प्रथम युद्ध था वो था 1775 से 82 तक। और तृतीय मैसूर युद्ध था वो था 1790 से 92 में हुआ था। और सालाबाई की संधि जो हुई थी वो था 1782 ईस्वी में हुई थी। चलिए इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया था? तो देश नायक कहकर जो संबोधित किए थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर ने कहे थे। सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के बाद गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। चलिए इस तरह से आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो ये था भारत का सेनापति वो था लॉर्ड वेवेल था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ मनाया गया था? तो ये मनाया गया था कोलकाता में मनाया गया था, जो कि 16 अगस्त 1946 में मनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दीवाने अर्ज की स्थापना किया गया था वो था बलबन के द्वारा। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो गया। दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के शासक बलबन ने सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिन्हें अपनी कविताओं में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अमीर खुसरो। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। चलिए इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो इसमें सुमिलित नहीं है वो होगा जाएगा इनमें से सभी हैं। इनमें सभी सुमिलित हैं। जैसे चंदावर का युद्ध हो गया 1194, ये भी सही है। तैमूर का आक्रमण ये भी सही है, 1398 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, जौनपुर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो जौनपुर का स्थापना किया गया था फिरोज शाह
तुगलक के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो मानव का साक्ष्य जो मिलता है वो मिलता है नर्मदा घाटी में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि नर्मदा घाटी जो स्थित है वो एमपी में है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सैंधव सभ्यता का स्नानागार जो है से कि प्राप्त हुआ है मोहनजोदाड़ो में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयनित किया गया? तो ये चयनित किया गया था उदयन के द्वारा। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश का भी राजधानी रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो ये अंगीकृत जो किया गया 26 नवंबर 1949 को किया गया। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची तथा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, पुलिस आदि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? तो जो संविधान का आत्मा कहलाती है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जनपत्री कहा है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो ये अनुच्छेद में किसी प्रकार के कोई भी अनुच्छेद में चर्चा नहीं है इसका केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत हुआ था। संथालन समिति के सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। इस तरह से इसका जो उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो जो सबसे बड़ी समिति है वो है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा? तो जो कि हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा वो है 2026 तक के नहीं किया जाएगा। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 के 3 की शर्तों में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार देश में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई कमी या वृद्धि नहीं किया जा सकता है। इस तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न का राय लेने की अधिकार है। जो कि राय लेने का अधिकार है वो है प्रेसिडेंट को। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है, जो कि आर्टिकल है 143 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो होता है राज्यपाल। इस तरह से ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो सतत विकास के लिए जो आवश्यक है वो जैविक विविधता का संरक्षण भी है आवश्यक, और प्रदूषण पर नियंत्रण भी है, और निर्धनता को भी घटाना। इस तरह से ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की जो मात्रा निर्भर करती है वो करती है वायुमंडल के नमी पर। इस तरह से आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक हैं। तो ये जो कि हानिकारक हैं उपयुक्त में से इनका सभी उत्तर हो जाएगा। जैसे संतुलन विकास के लिए भी हानिकारक हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए भी, जैव विविधता
के संरक्षण के लिए भी है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो साइलेंट वैली जो संबंधित है वो संबंधित है केरल राज्य से संबंधित है। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वर्तमान में शांत घाटी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। ये अगला क्वेश्चन कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कहाँ है। तो ये है पश्चिमी घाट में है। जैसे देख लेते हैं कितना हॉट स्पॉट भी हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल पाए जाते हैं। पहला है पूर्वी घाट, पूर्वी हिमालय। दूसरा है पश्चिमी घाट और तीसरा है म्यांमार और भारत की सीमा। और चौथा है सुडालैंड। चौथा है सुडालैंड। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। तो इलेक्ट्रा जो गोल्ड कप है वो संबंधित है टेबल टेनिस से। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का जो सदस्य नहीं है वो हो जाएगा, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो म्यांमार हो जाएगा। जैसे सार्क में 8 टोटल देश हैं जिनमें भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान। इस तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उन्हें कहते हैं। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आइसोहेल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका आइसोहेल। और भी देख लेते हैं और इन सारी लाइनों को कब कब कहते हैं और कब दर्शाया जाता है। जैसे आइसोथर्म हो गया, समान ताप के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं समताप रेखाएं कहलाती है या आइसोथर्म कहलाती है। अब समदाब रेखाएं जैसे आइसो बार, समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं समान रेखाएं कहलाती हैं। समलव रेखाएं या आइसोहेलियन लाइन से मानचित्र पर खींची गई वह रेखाएं जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान लवणता पाई जाती है। इस तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है। तो देख लेते हैं इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जैसे पंडावनी, नारावनी, डागला ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। जैसे लोहा और बांग्ला जो है ये है मेघालय का। और छपेली, महाथुलू और डांगी ये जो है हिमाचल प्रदेश का है। और ये रासलीला और नौटंकी और कजरी ये जो है यूपी का है। चलिए इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 6 अप्रैल को मनाया जाता है। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और 29 अप्रैल को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। और 11 दिसंबर को विश्व पर्वत दिवस मनाया जाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुआ था। जैसे संगीत नाटक अकादमी का 1953 में हो गया, ललित कला अकादमी का 1954 में हो गया और साहित्य अकादमी भी 1954 में हो गया। चलिए इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है असम राइफल का मुख्यालय स्थित है। असम राइफल का मुख्यालय जो स्थित है वो है शिलोंग में स्थित है। असम राइफल की स्थापना 1835 में किया गया था और शिलोंग अवस्थित है मेघालय में। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है एम्पियर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो एम्पियर सेकेंड आवेश का इकाई है। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंगों के काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है? तो जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हृदय और मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका जो सही उत्तर जो हो जाएगा वो निकोला टेस्ला हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और देख लेते हैं हम लोग से गुरुत्वाकर्षण नियम का आइजैक न्यूटन द्वारा किया गया था। ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस एडिसन द्वारा किया गया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का अल्बर्ट आइंस्टीन किए थे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दुगनी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? तो सबसे कम होता है लाल रंग का होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जो गलत है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होती है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है ओडोमीटर। इस तरह से ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ओडोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, ये सभी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित हैं। जैसे हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी, लेक्टोमीटर, ये सभी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही आधारित है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो जो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा मक्खन का खट्टा होना। चलिए इस तरह से अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वापातन पदार्थ नहीं है? तो ऊर्ध्वापातन पदार्थ नहीं है वो हो जाएगा सोडियम सल्फेट। इस तरह से ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। जैसे कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन ऊर्ध्वापातन पदार्थ हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किस एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो इसका संयोजकता क्या होगा? तो इसका संयोजकता जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, जो कि आपको पता होगा किसी तत्व का परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है या जितने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं उसे उस तत्व का संयोजकता कहते हैं। तो इस तरह से इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं कहलाते हैं? तो अधात्विक तत्व जो होते हैं वो कहलाते हैं ऑक्सी अम्ल। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? तो जो रंग होता है वो होता है पीला और गुलाबी होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राकृतिक में डैश होती है? तो ये होती है उभयधर्मी होती है। इस तरह से ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। यह जल में अविलेय है परंतु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में घुलनशील है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है? तो जो न्यूनीकरण होता है वो होता है विलियम ऑक्सीजन का। विलियम ऑक्सीजन का होगा। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो कीटभक्षी पौधा नहीं है वो है
प्रोथैलमस, प्रोथैलमस कीटभक्षी पौधा नहीं है, बाकी अन्य हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला वनस्पति विज्ञान किसे माना जाता है? तो पहला वनस्पति विज्ञान जो माना जाता है वो माना जाता है थियोफ्रेस्टस को। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो एंटीबायोटिक जो प्राप्त किया जाता है वो किया जाता है पेनिसिलिन के माध्यम से किया जाता है। इस तरह से ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित हैं? तो जो कोशिका विभाजन से संबंधित हैं वो हैं साइटोकाइनिन। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का डैश में विखंडन करता है? तो वो विखंडन करता है पाइरुवेट में करता है। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं? तो ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं वो हैं मार्केसिया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? तो वह है शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका के द्वारा ले जाती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? तो हमारी आंखों का जो लेंस में काम है, लेंस का काम है वो है आंखों की फोकस दूरी को बदलना। इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाया जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेवार है? तो ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेवार है आरबीसी। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज से निर्यात का अर्थ है, इसका जो अर्थ हो जाएगा वो सेवा निर्यात हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में सेवा के निर्यात को अर्थ निर्यात कहते हैं। पर्यटन बीमा यदि व्यापार सेवाओं के व्यापार में शामिल हो। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो जो छठी पंचवर्षीय योजना है उस समय शुरू किया गया था एकीकृत ग्रामीण विकास का। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 85 रहा था। इसका प्रारंभ 2 अक्टूबर 1980 को हुआ था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का समांतर क्या अर्थ होता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का जो अर्थ होता है वो होता है श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। जैसे अर्थशास्त्र में छिपा या प्रच्छन्न बेरोजगारी का शब्द प्रयोग सबसे पहले जॉन रॉबिन्सन ने किया था। तकनीकी शब्दावलियों में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता के शून्य होने की छिपी बेरोजगारी कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किया गया था 1949 में किया गया था इसका। तो इस तरह से ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा 1949 में। अब हम लोग मैथ का डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 96 का। और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 98 का। बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और 99 का ए हो जाएगा। और 100 का ए सही हो जाएगा इसका। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।